सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज से मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है द डे ऑफ द किडनैपिंग। वेल, ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग और सस्पिशियस रहने वाला है, तो आई होप आप लोग ये ड्रामे को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो बिना देरी करे ड्रामा के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वेल, ड्रामे की शुरुआत होती है मसान हॉस्पिटल को दिखाते हुए, जहां पर फरवरी 1993 का टाइम था। वेल, यहां पर हम लोग हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं कि सभी के सभी काफ़ी खुश थे और एक दूसरे से काफ़ी हंस के बात कर रहे थे। यहाँ पर हम एक आदमी को भी देखते हैं जो कि बारिश की वजह से पूरा का पूरा भीगा हुआ था कि तभी हॉस्पिटल में एंट्री होती है एक डॉक्टर और उसकी छोटी बेटी की। वेल, दोनों के दोनों वहाँ से गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक से वो भीगा हुआ आदमी डॉक्टर पे हमला बोल देता है। अब वो भीगा हुआ आदमी डॉक्टर को क्यों मारना चाहता था पता नहीं, बट जब वो भीगा हुआ आदमी डॉक्टर को मारने की कोशिश करता है तो गलती से वो छोटी बच्ची सामने आ जाती है, जिस वजह से वो भीगा हुआ आदमी गलती से उस छोटी बच्ची को मार देता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि अचानक से वो आदमी काफ़ी तेज़ तेज़ रोने लग जाता है। इसलिए नहीं कि वो उस डॉक्टर को नहीं मार पाया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने गलती से एक छोटी बच्ची को मार दिया। क्योंकि उस भीगे हुए आदमी के एक्सप्रेशंस के थ्रू हमें ये फील होता है कि शायद से उस बच्ची के साथ उसका अलग ही कनेक्शन था। लेकिन खैर, अब वो आदमी अपने काम में सक्सीड नहीं कर पाता है, जिसके बाद गार्ड्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वेल, अब सीन सीधा मई 2023 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रात के टाइम पर मयोंजुन नाम का एक आदमी एक गली में कार के अंदर ऐसे बैठा हुआ था मानो वो कुछ ही टाइम में इस गली के अंदर कुछ काम करने आया हुआ हो। साथ साथ मयोंजुन किसी औरत से भी फ़ोन पे लगा हुआ था जो कि टाइम टू टाइम मयोंजुन को इंस्ट्रक्शन देने में लगी हुई थी। लेकिन मयोंजुन के हाव भाव को देखकर ये मालूम पड़ता है कि भले ही मयोंजुन यहाँ पर चोरी करने क्यों ना आया हो, लेकिन शायद से ये मयोंजुन का फर्स्ट टाइम होने वाला है। क्योंकि मयोंजुन नहीं चाहता था ये काम करना, लेकिन साथ ही साथ उसे ये काम करना भी था। और इवन मयोंजुन के मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर भी था इस काम को करने के लिए कि तभी अचानक से मयोंजुन देखता है कि उस गली के पास से 2-3 पुलिस की गाड़ी गुजरती है, जिसे देखते ही मयोंजुन काफ़ी डर जाता है और डिसाइड करता है कि वो ये काम नहीं करेगा और सीधा अपने घर के लिए जाएगा। जिसके बाद मयोंजुन तुरंत ही अपनी गाड़ी घुमाता है और दूसरी गली की तरफ लेके ही जाता है कि तभी अचानक से मयोंजुन की गाड़ी के सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। वेल, वो बच्ची मयोंजुन की गाड़ी से नहीं टकराती क्योंकि सही टाइम पे मयोंजुन ब्रेक लगा देता है, लेकिन स्टिल वो बच्ची काफ़ी वीक थी, जिस वजह से वो गाड़ी के सामने आते ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मयोंजुन तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतरता है बच्ची को चेक करने के लिए, जहाँ पर मयोंजुन बच्ची का चेहरा देखते ही दूसरी साइड बात कर रही औरत को बताता है कि मुझे लड़की मिल गई। इसके बाद यहाँ पर हमें समझ आता है कि एक्चुअली में मयोंजुन यहाँ पर एक बच्ची को किडनैप करने के लिए आया हुआ था, जिस बच्ची के थ्रू मयोंजुन उसके पेरेंट्स से पैसे मांगता। ऑफ कोर्स ये मयोंजुन का फर्स्ट टाइम था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और पुलिस की गाड़ी देखने की वजह से वो तुरंत ही वहां से भाग गया था। पर शायद से मयोंजुन की किस्मत अच्छी थी, जिस वजह से मयोंजुन की गाड़ी के सामने खुद वो लड़की आ जाती है। पर खैर, मयोंजुन का काम था उस बच्ची को किडनैप करना, जिसके बाद मयोंजुन उस बच्ची को अपने साथ अपने घर लेके जाता है। वेल, यहाँ पर मयोंजुन शायद से पहला किडनैपर होगा जो कि इतना काइंड हार्टेड था, क्योंकि किडनैपिंग करने के बावजूद भी मयोंजुन ना ही उस बच्ची को बांधता है और ना ही उसे सोने से उठाता है। जब तक वो सो रही होती है उसे फ्रीली सोने देता है। यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि उस बच्ची का नाम रूही है, जिसके बाद कुछ ही देर में वो रूही उठ जाती है। वेल, रूही उठते ही उस रूम को अजीब वे में देखने लग जाती है और अब यहाँ पर होना यूँ चाहिए था कि रूही मयोंजुन को देखकर डर जाती और मयोंजुन उसे डराता, बट उल्टा ही हो जाता है। रूही बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होती है और बल्कि मयोंजुन डर रहा होता है रूही से कि कहीं रूही अब चिल्लाने ना लग जाए। बट शायद से मयोंजुन की किस्मत भी अच्छी थी। रूही जैसे ही बोलना शुरू करती है तो सबसे पहला सवाल यही करती है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। यानी कि रूही पास्ट का सब कुछ भूल चुकी थी, जिसके बाद मयोंजुन रूही को बताता है कि वो रूही है और साथ साथ अपने आप को झूठ बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। वेल, यहाँ पर हम देखते हैं कि रूही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और निडर टाइप की बच्ची थी, क्योंकि वो मयोंजुन से कहती है कि मुझे नहीं पता तुम सच कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो, बट जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारी बातों को सच ही मान के चलती हूँ। वेल, रूही को अब भूख लगी हुई थी, जिस वजह से मयोंजुन बाहर से रूही के लिए केक लेके आता है। वेल, उस टाइम तो रूही वो केक खा लेती है, बट मयोंजुन को ये भी कहती है कि नेक्स्ट टाइम आप अपने हाथ से खाना बनाना, क्योंकि ऐसे पैकेट वाले खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला है।
साथ साथ रूही मयूनजुन से क्वेश्चन करती है कि क्या आप स्मोक भी करते हो, क्योंकि स्मोक की स्मेल से जो है मुझे काफ़ी अजीब सा फील होता है। जिसके बाद मयूनजुन कुछ टाइम के लिए बाहर निकलता है रूम से और स्मोक करते हुए रूही के घर में कॉल मिलाता है पैसों के लिए। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि रूही के घर में सिर्फ और सिर्फ फ़ोन बज रहा होता है और उस रूम में कोई भी आसपास नहीं होता है। साथ साथ वो फ़ोन जो बज रहा था वो बेड से नीचे गिरा पड़ा होता है। वेल अब कोई भी कॉल पिक नहीं करता है, जिसके बाद मयूनजुन कुछ टाइम के लिए बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। जहाँ पर मयूनजुन के जाते ही एक हम नोटिस करते हैं कबाड़ी वाले को, जो कि मयूनजुन को वहाँ से जाता हुआ देखता है और मयूनजुन के जाते ही तुरंत ही मयूनजुन के घर के पास पहुँच जाता है और उसके घर में एंटर कर ही रहा होता है कि सही टाइम पे मयूनजुन आकर उस कबाड़ी वाले को रोक लेता है। वेल वो कबाड़ी वाला अपने आप को बचाने के लिए मयूनजुन को ये बताता है कि यहाँ पर आसपास अब कोई भी नहीं रहता है, जिस वजह से मैं घर घर जाकर सभी के घर में से जो भी कबाड़ी का सामान होता है उसे इकट्ठा कर लेता हूँ। बट मैंने जब आपको जाता हुआ देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पर भी अभी भी कोई स्टिल रह रहा है, यही चेक करने के लिए मैं आपके घर में आया था। जिसके बाद मयूनजुन उस कबाड़ी वाले को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम से वो यहाँ पर ना आए और साथ ही साथ जो है उसके घर के पड़े हुए किसी भी सामान को हाथ ना लगाए। तब मयूनजुन जब रूम में जाता है तो रूही को सोता हुआ देख मयूनजुन अपनी बेटी को याद करते हुए कहने लगता है कि मेरी बेटी भी कुछ इसी अजीब ढंग से सोया करती थी। जिसके बाद मयूनजुन बड़े प्यार से रूही के पैरों में सॉक्स पहनाता है और साथ साथ जो उसे ब्लैंकेट ढंग से उड़ाता है। इससे हमें पता चलता है कि मयूनजुन कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड है कि तभी अचानक से मयूनजुन की नज़र पड़ती है रूम में पड़ी हुई फ़ोटोज़ पर और ऑफ कोर्स रूही ने अगर वो फ़ोटोज़ ध्यान से देख ली तो उसे कंफर्म हो जाएगा कि वो उनकी बेटी नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग लग रही है। जिसके बाद मयूनजुन फटाफट से सारी फ़ोटोज़ को निकाल कर एक बक्से के अंदर डाल देता है, जहाँ पर उन फ़ोटोज़ को छुपाते टाइम मयूनजुन के हाथ में एक एल्बम आती है जिसमें मयूनजुन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फ़ोटोज़ लगाई हुई थी। वेल अब यहाँ पर हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि मयूनजुन एक नॉर्मल सी जॉब करा करता था, जहाँ पर मयूनजुन के साथ उसकी बेटी भी रहा करती थी। वेल वो इतनी अमीर फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते थे, बट दोनों के दोनों बाप बेटी एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। जहाँ पर मयूनजुन की बेटी हमेशा अपने हिस्से का खाना अपने डैड को खिलाती थी, क्योंकि उसके डैड काफ़ी हार्ड वर्किंग है और उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। बट ऑफकोर्स मयूनजुन अपनी बेटी को अपने हिस्से का खाना खिलाता था, क्योंकि उनकी बेटी अभी ग्रोथ स्टेट में है, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के अंदर कोई भी कमज़ोरी आए। बट एक दिन मयूनजुन की बेटी अचानक से बेहोश पड़ जाती है, जहाँ पर डॉक्टर के चेकअप के बाद मयूनजुन को मालूम पड़ता है कि उनकी बेटी बीमार है और स्पेशली अब उसे जो है ठीक होने के लिए बोन नैरो प्लांट करवाना पड़ेगा। वेल ऑफ कोर्स कोई भी बाप अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता है, जिसके लिए मयूनजुन किसी भी कीमत में अपनी बेटी को ठीक करना चाहता था। लेकिन सबसे पहले तो मयूनजुन को अपनी बेटी को ठीक करने के लिए चाहिए एक डोनर। ये काम तो डॉक्टर देख लेंगे, वो कैसे ना कैसे किसी डोनर को ढूंढ लेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है पैसे। वेल सर्जरी और ये सारा चेकअप करवाने में जो पैसे लगने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में थे और मयूनजुन जैसा बताया था कि वो इतनी अच्छी कमाई नहीं करता है, तो उसके लिए काफ़ी हार्ड था इतने पैसे इकट्ठा कर पाना। वेल अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मयूनजुन अपनी बेटी को याद करते हुए वहीं पे रोने लग जाता है। इसके बाद मयूनजुन तुरंत ही रूही के लिए अपने हाथ से खाना बनाता है, जो कि इतना खास नहीं था। जिसके बाद मयूनजुन ग्रॉसरी का सामान लाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और एक टैबलेट में वीडियो ऑन कर रूही को देखने के लिए दे देता है। वेल वापस से हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि जब मयूनजुन की वाइफ हयान को मालूम पड़ता है कि उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, तो फाइनली हयान अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आती है। लेकिन मयूनजुन अपनी वाइफ से बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेना चाहता था, क्योंकि जब उनके पास पैसे थे तो उनकी वाइफ उन पैसों को चुरा के भाग जाती है। लेकिन स्टिल इस टाइम पे भी हयान कोई पैसों में मयूनजुन की हेल्प नहीं करने आई थी, बल्कि वो हयान ही थी जो मयूनजुन को आइडिया देती है कि अगर वो रूही को किडनैप कर लेगा तो उसे पैसे मिल जाएंगे। यानी कि जो अभी तक मयूनजुन का इंस्ट्रक्शन देने में लगा हुआ था वो और कोई नहीं, मयूनजुन की ही वाइफ हयान थी। वेल अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मयूनजुन इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए तुरंत ही रूही के घर में कॉल मिलाता है, जहाँ पर इस बार रूही के घर में कॉल मिलाने पर फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। वेल ये सब कुछ क्या हो रहा था मयूनजुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी बेटी किडनैप हो गई थी, लेकिन उन्हें तो फिक्र ही नहीं है। उल्टा वो काफ़ी टाइम से मयूनजुन का कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं। वेल अब सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ, जहाँ पर रूही वीडियो देख देख के काफ़ी बोर हो गई थी। जिसके बाद रूही इंटरनेट में सर्च मारती है और उधर लिखे हुए
इंग्लिश वर्ड को फ्लुएंटली बोल रही होती है, जिसके बाद रूही को पता चलता है कि उसकी इंग्लिश तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब रूही भी घर में बैठ के बोर हो चुकी थी, जिसके बाद रूही अपने घर से बाहर निकलती है और अपने घर के आजू बाजू नोटिस करती है कि वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहते हैं। साथ ही साथ रूही घर के आजू बाजू सारी गलियाँ भी घूम आती है, लेकिन वहाँ पर भी रूही को कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। जिसके बाद लास्ट में रूही नोटिस करती है एक बैनर को, जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और यहाँ पर हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि रूही काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन है, क्योंकि इस पूरे एरिया को सिर्फ और सिर्फ एक बार घूमने में ही रूही ने पूरी की पूरी गलियों का जो है नक्शा एक पेज में बना दिया था। दूसरी तरफ मयूनजुन एक बार अपनी बेटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में छुपते छुपाते घुसता है, क्योंकि अगर नर्स ने देख लिया मयूनजुन को तो वो उससे पैसे मांगने लगेंगे, और अभी जब तक मयूनजुन के पास पैसे नहीं है तो मयूनजुन को उनसे बचना ही पड़ेगा। बट ना चाहते हुए भी एक नर्स मयूनजुन को पकड़ लेती है, जहाँ पर नर्स को देखते ही मयूनजुन तुरंत ही वहाँ से भागता है, लेकिन ज़्यादा दूर जा पाता कि तभी एक नर्स मयूनजुन को बताती है कि उन्हें फाइनली डोनर मिल गया है। वेल ये बात सुनते ही मयूनजुन वहीं पे फ्रीज हो जाता है और काफ़ी खुश भी होता है। बट नर्स मयूनजुन को ये भी कहती है कि उन्हें अब जल्द से जल्द जो है पैसों का इंतजाम करना है, जिसके बाद तुरंत ही मयूनजुन की बेटी का इलाज होना शुरू हो जाएगा। वेल थोड़ी देर में ह्यूनजुन भी आकर रूही को खाना खिलाता है और उसे सुला देता है, जहाँ पर रूही के सो जाने के बाद ह्यूनजुन एक बार फिर से रूही के घर में कॉल मिलाता है, लेकिन स्टिल इस बार भी रूही के घर का फ़ोन जो है स्विच ऑफ बता रहा था, जिस वजह से ह्यूनजुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पेरेंट्स चले कहाँ गए, जो अभी तक उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। मतलब ऐसे ही रूही को वहाँ पर रहते रहते एक दिन हो चुका था, जिसके बाद जब नेक्स्ट डे रूही नहाकर बाहर निकलती है और अपने गंदे कपड़ों को चेंज करने की सोचती है, तो अलमारी में रूही को कोई भी उसके टाइप के कपड़े नहीं मिल रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ह्यूनजुन की बेटी के कपड़े थे। बट रूही को गंदे कपड़े पहनना भी पसंद नहीं था, जिसके बाद रूही को ना चाहते हुए भी उन कपड़ों को पहनना पड़ता है। वेल अब रूही कपड़े चेंज करने के बाद मयूनजुन से क्वेश्चन करती है कि क्या आप डैड मुझे मारा भी करते थे, जिस पर मयूनजुन नोटिस करता है कि रूही के हाथों में काफ़ी सारे मारने के निशान हैं, लेकिन रूही पहले ही बोल देती है कि खैर मुझे नहीं लगता कि आप मुझे मारा भी करते होंगे। वेल इसके बाद मयूनजुन रूही को आराम से बैठाकर रूही से कहता है कि प्लीज़ तुम जो हो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, ये कहते हुए कि आई मिस यू डैड, क्योंकि जब भी मैं जॉब जाया करूँगा तो मैं यही रिकॉर्डिंग जो है सुना करूँगा। लेकिन रूही मयूनजुन से ही क्वेश्चन करने लग जाती है कि आप तो जॉब में जाते ही नहीं हो, आप तो मुझे पूरे टाइम घर में ही दिखाई देते हो। और ऐसे ही काफ़ी सारे रूही के सवालों के जवाब देने के बाद फाइनली जो है मयूनजुन रूही के मुंह से आई मिस यू डैड रिकॉर्ड करवा ही लेता है, जिसके बाद मयूनजुन तुरंत ही रूम की तरफ भागता है और रिकॉर्ड की गई आवाज़ को सुनने लग जाता है, जहाँ पर रिकॉर्डिंग सुनते सुनते अचानक से मयूनजुन को अपनी बेटी की भी रिकॉर्डिंग सुनाई देती है, जहाँ पर मयूनजुन की बेटी ने भी मयूनजुन को यही कहा था कि आई मिस यू डैड। वेल एक बार फिर से मयूनजुन अपनी बेटी को याद करके वहाँ पे रोने लग जाता है, जहाँ पर रूही को ये लगता है कि शायद से उसने अपने डैड के साथ अजीब बर्ताव करा, इसी वजह से जो उसके डैड रो रहे हैं। जिस पर रूही मयूनजुन से यही कहती है कि आप रो मत, नेक्स्ट टाइम से आप मेरे साथ ऐसी बदमाशी मत करना पर। वेल अब ऐसे ही डे 2 भी खत्म हो जाता है, जहाँ पर मयूनजुन काफ़ी कंफ्यूज था कि रूही की किडनैपिंग हो गई है, लेकिन उसके पेरेंट्स आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन फिर मयूनजुन को याद आती है रूही के हाथों में लगी हुई चोट, जिस पर मयूनजुन कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उसे रूही को उनके हवाले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वेल अब रूही के घर की कंडीशन को चेक करने के लिए मयूनजुन चुपचाप से रूही के घर के पास जाता है, जहाँ पर नोटिस करता है कि बहुत सारी एम्बुलेंस वहाँ पर आई हुई है। वहीं पे दूसरी तरफ हम ये भी नोटिस करते हैं कि मयूनजुन के घर के पास एक बार फिर से वो कबाड़ी वाला जाता है और इस बार जो है गेट को खोलने की कोशिश करता है, जहाँ पर गेट को तोड़ने की आवाज़ सुनकर रूही उठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा अंदर से डर जाती है। वेल इसके बाद मयूनजुन और रूही दोनों के दोनों अपनी अपनी लोकेशन में काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि मयूनजुन देखता है कि रूही के घर में से 2 डेड बॉडी बरामद हुई है, यानी कि हो सकता है कि वो रूही के मॉम डैड की हो। और ऑफ कोर्स मयूनजुन ने अब रूही को किडनैप कर लिया है, यानी कि सारा का सारा शक जाने वाला है मयूनजुन के ऊपर। वहीं पे दूसरी तरफ रूही भी अपने रूम में बैठ के काफ़ी डरी हुई होती है, क्योंकि कबाड़ी वाला कंटिन्यूसली गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और लास्ट में एक पत्थर के थ्रू जो है फाइनली कांच के गेट को तोड़ देता है। और इसके बाद अब क्या होने वाला है वो हमें आगे ही पता चलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।